मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या प्रबंध नीति जो आंध्र प्रदेश सरकार ने बनाई है, उस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। मैंने शुरू में जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वह है जनसंख्या के बारे में। देखिए, आंध्र प्रदेश ने अभी जो अपनी जनसंख्या प्रबंधन नीति की घोषणा की है, इसे अखबारों में बहुत ज़्यादा स्थान नहीं मिल पाया है। हो सकता है इसलिए क्योंकि वह एक राज्य की नीति है, और हो सकता है कि उधर स्थान मिला हो साउथ वगैरह में, लेकिन इधर के अखबारों में बहुत ज़्यादा इसे स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी कुछ अखबारों ने इसे जगह दी, और जो बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबार हैं उन्होंने तो बाकायदे इस पर एडिटोरियल कमेंट भी लिखा, और बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट लिखा। अब सवाल यह उठता है कि आंध्र प्रदेश की यह नीति क्या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सिर्फ आंध्र प्रदेश को लेकर के चलेंगे तो शायद यदि आप ये निष्कर्ष निकालें कि नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप सही हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आंध्र प्रदेश की जो नीति है उसका इम्पैक्ट क्या है। और अगर आप इम्पैक्ट के आधार पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, भले ही यह नीति एक राज्य की क्यों न हो, लेकिन इसका जो राष्ट्रीय प्रभाव होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। और साथ ही साथ, चूंकि हमारी जनसंख्या पर अब तक की जो नीति रही है उस नीति से यह नीति बिल्कुल हटकर है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सीधी सी बात है कि जनसंख्या नीति के बारे में आप सब जानते हैं। हमारी कोशिश शुरू से लेकर के अभी तक यही चल रही है, आज़ादी के बाद से आप कह लीजिए, कि हमें अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना है, नियंत्रित करना है, नियंत्रित करना है। और हम दो, हमारे दो, दो ही बच्चे होते हैं घर में, अच्छे परिवार नियोजन लेकर के आए, और उनका प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। और आज हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 2.1 के प्रतिस्थापन दर पर आ गई है। प्रतिस्थापन दर के का मतलब है कि जितने लोगों की मृत्यु होगी उतने ही लोग जनसंख्या में और जुड़ जाएंगे। और उसके लिए जो आंकड़ा रखा गया है वो 2.1, यानी कि माता पिता दो लोग हुए, और ये माता पिता दो लोग मिलकर 2.1 बच्चों को जन्म दे रहे हैं। अब 0.1 बच्चे को तो आप जन्म नहीं दे सकते, लेकिन औसतन ये बात कही गई है कि दो बच्चे अगर सरवाइव कर जाते हैं, पॉइंट 1 सरवाइव न करने के लिए रखा गया है, दो बच्चे सरवाइव कर जाते हैं तो किसी दिन माता पिता दोनों नहीं रहेंगे, तो उनका स्थान लेने के लिए दो बच्चे मौजूद हैं, तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। यह हमारी जनसंख्या नीति की सफलता का बहुत बड़ा प्रमाण है। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे, इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश ने अब बिल्कुल इसके विपरीत एक नीति की घोषणा की है, और उसकी नीति यह है कि आप दूसरे और तीसरे बच्चे को जन्म दीजिए, सरकार आपको प्रोत्साहन राशि देगी। दूसरे और तीसरे बच्चे को जन्म देने वाले दंपतियों को 25,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। और साथ ही साथ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के उपचार पर सब्सिडी भी दी जाएगी। तो जाहिर है कि इसके माध्यम से राज्य अपने यहाँ की जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करना चाह रही है। तो वैसा क्यों चाह रही है? देखिए, इसका बहुत ही स्पष्ट कारण है, और यदि आप इसके कारणों को सुनेंगे तो आप आंध्र प्रदेश की इस नीति की आलोचना नहीं कर सकेंगे। आंध्र प्रदेश की जो अभी दर है, प्रजनन दर आप कह सकते हैं मोटे तौर पर, वह गिरकर 1.5% तक लगभग हो गई है। 1.5 होनी चाहिए 2.1। इसका मतलब है कि आंध्र प्रदेश राज्य की जनसंख्या में गिरावट आनी शुरू हो गई है। जब इस पर हम राजनीतिक दृष्टि से विचार करते हैं, और जो आंध्र प्रदेश के अपने तर्क भी हैं, दो बहुत स्ट्रांग तर्क हैं उनके। पहला तो यह है कि हमारे यहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी, जनसंख्या के कम होने से संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा,
क्योंकि आप जानते हैं कि संसदीय क्षेत्रों के निर्धारण में जनसंख्या का बहुत बड़ा रोल होता है, तो हमारा प्रतिनिधित्व संसद में कम हो जाएगा। दूसरा उसका तर्क है कि इससे हमें जो केंद्र से आवंटन मिलता है वह भी कम मिलने लगेगा। आपको मालूम है कि फाइनेंस कमीशन ने अब केंद्र सरकार से जो आवंटन दिया जाता है राज्यों को कर बंटवारे में, आप कह लीजिए, तो उसमें जनसंख्या को भी एक आधार बना दिया है। कम जनसंख्या कम आवंटन, अधिक जनसंख्या अधिक आवंटन। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसी को लेकर के जो साउथ के जो राज्य हैं वे परिसीमन का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि भई हमने अपने यहाँ शिक्षा की व्यवस्था की, स्वास्थ्य की व्यवस्था की, जीवन स्तर को बढ़ाया और उसकी वजह से हम जनसंख्या को अपने यहाँ की नियंत्रित कर पाए, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव तो है। तो क्या हमको इसकी यही सजा मिलेगी कि संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाए, हमें धन कम मिलने लगे? तो यह तो एक प्रकार से दंड देने जैसी बात हो गई। तो आप यदि उनके एंगल से सोचेंगे तो आपको ये बात बहुत गलत नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों, अब इसका एक दूसरा पक्ष भी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अपनी बात है, लेकिन जब हम इसे राष्ट्रीय परिदृश्य में सोचते हैं तो फिर बात बहुत ज़्यादा सही भी नहीं मालूम पड़ती। और देखिए, ये जो मॉडल है, ये कहा जा रहा है कि यह मॉडल यूरोप के देशों से आया है। यूरोप में छोटे छोटे देश हैं, आप नक्शे में भी देखेंगे तो छोटे छोटे देश हैं, और वे सब जनसंख्या की गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने अपने यहाँ जनसंख्या वृद्धि के लिए बहुत सारे प्रोत्साहनों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। तो ये माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश ने शायद वहीं से ये तो सबक सीखा है। लेकिन वहाँ की स्थिति हमारी स्थिति बिल्कुल दूसरी है। यूरोप में ये सब कदम जो उठाए गए हैं वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, छोटे छोटे देश जो हैं वो और अपने देश के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश तो भारत का एक राज्य है, और राज्य होने के नाते उसे जनसंख्या की भरपाई करने के लिए बहुत सारे साधन मिले हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि उसे लगता है कि जनसंख्या की कमी हो जाने से इसकी लेबर कम हो जाएंगे, तो दूसरे राज्यों में अवेलेबल हैं। और हमारे यहाँ प्रवासन की खुली नीति है, कोई भी व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी जा कर के रह सकता है, काम कर सकता है। तो वहाँ से बाकायदे आंध्र प्रदेश में लोगों को बुलाया जा सकता है, और अभी भी आंध्र प्रदेश में बाहर के बहुत से राज्यों के लोग वहाँ रह रहे हैं। तो वहाँ इस तरह के संकट की स्थिति नहीं आएगी जैसे कि यूरोप के देशों में आ सकती है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि अगर हम राष्ट्रीय परिदृश्य पर इसके बारे में विचार करते हैं तो इसका जो नकारात्मक परिणाम होगा वो महिला सशक्तिकरण पर होगा। देखिए, जब बच्चे अधिक होते हैं तो महिलाएं ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। महिलाओं को फिर अपने कैरियर को चला पाना उनके लिए मुश्किल होता है। वे नौकरी करने से अपने को विड्रॉ करने लगती हैं, तो इसका नकारात्मक असर पड़ता है। बच्चे यदि ज़्यादा होंगे तो परिवार की आय पर उसका नकारात्मक असर पड़ेगा। तो परिवारों में बच्चों की जिस तरह से भरण पोषण होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था होनी चाहिए परिवार के द्वारा, वो नहीं हो पाएगा। एक बात ये भी कही जा रही है कि ये दूसरे राज्यों के लिए नकारात्मक संदेश की तरह हो सकता है। देखिए, जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें जनसंख्या वृद्धि की दर वो काफ़ी अधिक है, और यदि आंध्र प्रदेश जैसा देश प्रोत्साहन की बात करता है जनसंख्या बढ़ाने पर, तो ये जो दूसरे राज्य हैं जहां ऑलरेडी जनसंख्या की दर काफ़ी है, वे भी डीमोटिवेट हो सकते हैं, और उन्हें भी लग सकता है यार कि ठीक है, हम अपने यहाँ की जनसंख्या को क्यों नियंत्रित करें। तो यह भी एक सवाल उठकर खड़ा हो रहा है। और दोस्तों, सच पूछिए तो जो समाजशास्त्री हैं वो इस बात को लेकर के भी थोड़े से चिंतित हैं कि इतने लंबी कोशिश के बाद जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने में भारत को सफलता मिली है। अब आंध्र प्रदेश सरकार ने जो यह जनसंख्या प्रबंधन की नीति घोषित की है, कहीं ऐसा न हो कि अब तक राष्ट्र की इस सफलता को वह बेकार कर दे। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आंध्र प्रदेश की इस नीति के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। कुछ का यहाँ तक कहना है कि आंध्र प्रदेश अपनी इस नीति को लागू करेगा कैसे। देखिए, आंध्र प्रदेश ने जो ये नीति बनाई है, अगर आप प्रत्यक्ष रूप से कहें, साफ तौर पर नीति के अंतर्गत ये बात नहीं कही गई है, उसकी दृष्टि कहीं ना कहीं यही होगी कि तेलुगु आबादी की वृद्धि की जाए। तो आंध्र प्रदेश में तो दूसरे राज्यों के बहुत से लोग रह रहे हैं,
तो उनके बारे में क्या होगा, उन पर कैसे नीति लागू होगी। और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के भी बहुत से लोग दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, तो उन पर इस नीति को किस तरीके से लागू किया जाएगा। तो सच पूछे तो इस नीति को लागू करने को लेकर के भी बहुत से लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा होता ही है, जब कोई इस तरह की नीति घोषित की जाती है जो परंपरागत नीति से बिल्कुल विपरीत है, तो प्रश्न तो दिमाग में खड़े होते ही हैं, और बाद में जैसे जैसे सामने आते चले जाते हैं प्रश्न, उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश की जाती है। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन चूंकि आंध्र प्रदेश ने यह नीति घोषित की, अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है, एक राज्य के स्तर पर भी और राष्ट्र के स्तर पर भी। इसलिए मुझे लगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।